छत्तीसगढ़ सीएम के नाम को लेकर बैठकों का दौर जारी। राहुल गांधी के घर पहुंचे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बड़े नेता। रायपुर में शाम 4 बजे होगी विधायक दल की मीटिंग। आज हो सकता है नाम का ऐलान। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सेना ने हिजबुल के 3 आतंकियों को किया ढेर, एक जवान भी शहीद। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। राफेल मुद्दे पर माफी की मांग। सड़क पर उतरे बीजेपी नेता और कार्यकर्ता। और उधर कर्नाटक के चामराजनगर में प्रसाद खाने से 11 लोगों की मौत। 72 लोग अस्पताल में भर्ती। सीएम ने हादसे पर जताया दुख। 5 लाख के मुआवजे का किया ऐलान। नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज के खास प्रोग्राम 2 के पंच में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान लेकर हाजिर है 2 का पंच। 2 का पंच यानी 5 खबरों का वो बुलेटिन जो अब तक की 5 बड़ी खबरों के साथ आपके सामने पेश किया जाता है। अपने रिपोर्टर्स और प्रोड्यूसर्स को हम लाइव आपके साथ जोड़ते हैं और ग्राउंड जीरो की वो तमाम खबरें देने की कोशिश करते हैं जो कहीं ना कहीं छूट जाती हैं या कहीं ना कहीं आपके जहन में सवाल होता है कि आखिर इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। आज जिन 5 खबरों को लेकर हम हाजिर हैं उसमें सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली सरकार और खास तौर से अलग अलग लोगों का जो विवाद है बीजेपी और कांग्रेस का दिल्ली सरकार के साथ, बल्कि यूं कहा जाए आम आदमी पार्टी सरकार के साथ जो विवाद है वो एक बार फिर सामने आया है। यहां पर विधानसभा की सिल्वर जुबली मनाने की तैयारी चल रही है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी इनवाइट नहीं किया गया है। 25 साल का जिक्र होगा, 25 साल का सेलिब्रेशन होगा, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री उसमें नदारत रहेंगे क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के विधायक नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है। उसके अलावा हम बात करेंगे एक और खबर की जो पुलवामा से आ रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का जो मुहाना खुला हुआ है उसमें जिस भाषा में वो समझ रहे हैं उसमें बात की गई है। आतंकियों को ढेर किया गया है। उसके अलावा हमारे पास एक और खबर है अयोध्या से, जहां मंदिर बनाने की, राम मंदिर बनाने की बात चल रही है। वहां नगर निगम ने कहा है कि जो पुराने मंदिर हो गए हैं, जर्जर हो गए हैं, जीर्ण हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, उनको या तो रिपेयर कराया जाए, ठीक किया जाए, नहीं तो उनको हटाया जाए ताकि लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखा जा सके। उसके अलावा हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के क्राइम की। लगातार यूपी के अंदर क्राइम किस तरीके से बेकाबू हो रहा है। हालांकि लगातार पुलिस दावे भी कर रही है और एनकाउंटर भी कर रही है, लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है वो हम आपको दिखाएंगे। उसके अलावा हम आपको ले चलेंगे एक और दर्दनाक खबर की तरफ, कर्नाटक में, जहां प्रसाद खाने से 11 लोगों की मौत हो गई है। आस्था में कहीं ना कहीं जिंदगी खतरे में पड़ती नजर आ रही है। लेकिन बात करते हैं सबसे पहले दिल्ली के अंदर होने वाली उस राजनीति की जो कहीं ना कहीं जनता के हितों के अलावा कहीं ना कहीं टकराव दिखाई देता है। पिछले दिनों आपने देखा होगा सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन हुआ, वहां पर विवाद हुआ। दिल्ली के सांसद, जनता के द्वारा चुने गए सांसद को वहां पर चढ़ने नहीं दिया गया मंच पर, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के नहीं थे। लेकिन ऐसा ही नजारा तब देखने को मिला जब बीजेपी सरकार यानी केंद्र सरकार ने मेट्रो का उद्घाटन किया हो या कोई और विकास कार्य किया हो, उसने आम आदमी पार्टी के चुने हुए विधायकों को और जनप्रतिनिधियों को नहीं बुलाया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह कौन सी राजनीति है, क्योंकि अगर देश के फेडरल सिस्टम को आप देखेंगे, कहीं ग्राम प्रधान भी होते हैं, कहीं जिला जिसे कहते हैं ग्राम अधिकारी भी होते हैं, नगर निगम भी होता है, विधायक भी होते हैं, सांसद भी होते हैं। अगर इस तरह होगा तो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर, स्टेट के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, सेंटर के अंदर अगर देखेंगे बीजेपी की सरकार है। अगर कोई एक कार्य करेगा तो दूसरे को नहीं बुलाएगा, यह बड़ी गंभीर बात है। इस पर पहले देखते हैं क्या कहना है पॉलिटिकल लोगों का और हमारे संवाददाताओं को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सिल्वर जुबली की तैयारी की जा रही है, लेकिन उसमें बीजेपी और कांग्रेस के लोगों को नहीं बुलाया, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो। इस पर हम अपने संवाददाता से ज्यादा हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेपी अग्रवाल जी जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है जेपी अग्रवाल साहब। लगता है उसे
उनसे संपर्क टूट गया। जेपी अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कौन सी राजनीति है। पूर्व सीएम शीला दीक्षित को नहीं बुलाया गया, बीजेपी के पूर्व सीएम उनको नहीं बुलाया गया, यानी अगर देखा जाए विधायकों को भी नहीं बुलाया गया। हालांकि अगर संख्या बल की बात करें, 70 में से 67 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, 3 बीजेपी के हैं, बाकी किसी का नहीं। लेकिन क्या सेलिब्रेशन में इस आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया जाएगा? 25 साल का सेलिब्रेशन है, सिल्वर जुबली ईयर मनाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस या किसी और दल के नेताओं को इनवाइट नहीं किया गया, ऐसी खबर आ रही है। यानी विवाद मंच पर बुलाने का या मंच पर चढ़ने न देने का है, क्योंकि सिग्नेचर ब्रिज का जो उद्घाटन था वहां भी आपने देखा होगा, मनोज तिवारी को मंच से चढ़ने से पहले ही आम आदमी पार्टी के विधायक ने धक्का दिया और मारपीट जैसी नौबत आई, कंप्लेंट हुई, एफआईआर तक की नौबत आई। लेकिन जनता को इसमें क्या मिलेगा? जनप्रतिनिधि अपने जनप्रतिनिधि का अपमान होते देखकर जनता के दिल पर क्या गुजरेगी? या जिसको आपने लाइन में लगकर चुना है, अगर वो विधायक किसी और पार्टी का है और सांसद किसी और पार्टी का है, तो क्या उसका अपमान ऐसे किया जाएगा? यह बड़ा सवाल है। हम अपने संवाददाता से जानने की कोशिश करेंगे। खालिद हसन को जोड़ लेते हैं हम। खालिद हसन, ये जो राजनीति अगर शुरू हुई है दिल्ली में, विकास की राजनीति है या कहीं ना कहीं टकराव की राजनीति है? देखिए, टकराव की राजनीति आज नहीं शुरू हुई है। टकराव की राजनीति उसी समय शुरू हो गई थी जब 2013 में केजरीवाल ने सरकार बनाई थी और उस समय बड़ा दम भर रहे थे कि हम कांग्रेस के साथ हाथ न मिलाएंगे, कांग्रेस के साथ नहीं आएंगे। लेकिन कांग्रेस के समर्थन से उन्होंने उस समय, तब कांग्रेस के 8 विधायक जीते थे, उस समय उन्होंने सरकार बनाई। लेकिन बाद में 49 दिनों में ही उन्होंने गड़बड़ करके सरकार गिरा दी। उसके बाद से फिर चुनाव लड़े और बहुमत में आए। लेकिन उसके बाद से जिस तरह से टकराव की स्थिति देखने को मिली है, खास करके दिल्ली में, उससे आम जनता को काफी नुकसान हो रहा है। खास करके आप ये देख लें, भले ही ना बुलाएं, लेकिन इसके बाद से खींचतान की स्थिति निचले स्तर पे भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ आप एमसीडी में देखें तो वहां बीजेपी की सरकार है, राज्य में केजरीवाल है। और एक सवाल उठता है, जैसे आपने लाइन में लग के विधायक को चुना, वो आम आदमी पार्टी के हैं, लेकिन जब उसी क्षेत्र के सांसद मान लीजिए बीजेपी के हैं, तो क्या दोनों नेताओं का सम्मान नहीं होना चाहिए? अगर कोई किसी पार्टी का है, किसी दूसरी पार्टी का, लेकिन इस तरह तो जनप्रतिनिधि का अपमान तो बिल्कुल ठीक नहीं है ना। देखिए, इसमें राजनीति होती है और वोटों को आकर्षित करने का एक तरीका होता है। आपने देखा होगा सिग्नेचर ब्रिज के दौरान किस तरह से हुआ। पब्लिकली उन्होंने कह दिया, मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम है दिल्ली के, कि हमने प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के मनोज तिवारी को आमंत्रित किया था, लेकिन उन्हें कोई आमंत्रण जिस तरह से दिया जाता है उस तरह से नहीं दिया और उन्हीं के क्षेत्र में ये काम हो रहा था। जबकि मनोज तिवारी का कहना था कि उन्होंने इसके लिए काफी एफर्ट्स लगाए। जाहिर सी बात है, अगर वो इस इलाके के सांसद हैं तो एक जनप्रतिनिधि के नाते, एक शिष्टाचार के नाते उन्हें बुलाना चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने बुलाया नहीं। अगर वो गए भी तो मुख्यमंत्री जिस समय भाषण दे रहे थे उस समय ये भी कह सकते थे कि कम से कम उन्हें स्टेज पे बुला सकते थे कि मनोज जी स्टेज पे आए, लेकिन इस तरह से भी कोई बात नहीं, उल्टे उन्हें धक्का दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये राजनीति है, राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश हो रही है। और ये जो सिल्वर जुबली भी मनाया जा रहा है, इसमें भी एक तरफ तो वो निशाना साध रहे हैं कि आडवाणी जी को उन्होंने बुलाया और वो नहीं आए, क्या इस तरह की राजनीति है? लेकिन दूसरी तरफ ये नहीं देख रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया। यानी शीला दीक्षित 15 साल तक मुख्यमंत्री रही हैं, उनको इनवाइट नहीं किया गया। 25 साल का आप जिक्र करेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे, लेकिन जो लोग इस दौरान वहां पर मुखिया के तौर पर रहे उनको आप नहीं बुलाएंगे, तो कैसा सेलिब्रेशन होगा? आधा अधूरा या राजनीतिक? ये तो अजीब ही बात है कि 25 साल में 15 साल कोई मुख्यमंत्री रहे, आप उसे ना बुलाएं और राजनीति करने के लिए, राजनीतिक वोटों के लिए ये आप जताने की कोशिश करें कि मैं काफी सभ्य हूं और मैंने एक बुजुर्ग नेता को बुलाया और वो नहीं आए, तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये राजनीति है और इस राजनीति का फायदा उठाने की कोशिश हो रहा है, ताकि इसका फायदा जो है 2019 के चुनाव में मिले। और ये दिखाने की बीजेपी कोशिश, माफ कीजिएगा, आप कोशिश कर रही है कि जो दिल्ली में उसका वर्चस्व है। निशांत राय जुड़ गए हमारे संवाददाता, जरा उनसे पूछते हैं, निशांत, किस तरह की राजनीति है? क्या ये सभ्य राजनीति है या वोट बैंक को बनाए रखने की राजनीति है? देखिए, दिल्ली में तमाम तरह के ऐसे मौके आए हैं जब राजनीतिक दलों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक नैतिकता का प्रदर्शन करना चाहिए था, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं राजनीतिक स्तर जो है वो दिल्ली का गिरता हुआ नजर आ रहा है। और आज भी जब दिल्ली विधानसभा को 25 साल पूरे होते हैं और राजनीतिक दलों के द्वारा इस तरीके की क्रिया होती है,
तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं निराशाजनक है। पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जो कि दिल्ली में इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रही और दिल्ली के विकास में उनका जो भूमिका भी थी वो बेहद अहम थी, और उनको ना बुलाया जाना कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार की नाकामी को दिखाता है। एक सवाल, जिस तरह से बीजेपी ने बहिष्कार किया है, जिस तरह से बीजेपी ने बहिष्कार किया है, तो ये टिट फॉर टैट है, जवाब देना, यही मुझे लगता है कि इसके अलावा उनके पास कोई जवाब नहीं था। बिल्कुल, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में इस तरीके की टकराहट हम पहले भी देख चुके हैं, चाहे सिग्नेचर ब्रिज का इनॉग्रेशन की बात हो या तमाम जगह इस तरीके से जो राजनीतिक एक तरह से नैतिकता होती है उसके गिरावट तो लगातार दिल्ली में देखने को मिल रहा है। लेकिन पहली बार इसमें कांग्रेस के साथ ऐसा हुआ है, और कांग्रेस से भी बड़ी बात है कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जिन्होंने दिल्ली के लिए तमाम वो काम किए हैं, उनका नाम आना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत राय। कुल मिलाकर पहले जमाने में ये देखा जाता था गांव देहात या बस्तियों में कि एक दूसरे की शादी में इनवाइट ना करना या इनवाइट करने पर ना जाना होता था, लेकिन अब सरकारों का भी यह रवैया दिख रहा है कि एक सरकार अगर कोई विकास कार्य करेगी या कोई भी सेलिब्रेशन करेगी तो दूसरे के नेताओं को अपने मंच पर नहीं चढ़ने देगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वोट बैंक खिसक जाए। बढ़ते अगली खबर की तरफ और बात करते हैं जम्मू कश्मीर से पुलवामा की। हालांकि इसी बीच खबर छत्तीसगढ़ से भी आ रही, ताम्र साहू वहां पर मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन पहले पुलवामा लेके चलते हैं आपको, क्योंकि वहां पर सुरक्षा बलों ने बाकायदा एक एनकाउंटर में 3 आतंकियों को ढेर किया है और एक जवान भी शहीद हुआ। हालांकि इस दौरान कुछ ऐसे लोग भी उसमें मारे गए हैं जो कि विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि ऐसा बीच बीच में होता रहा है, जब भी एनकाउंटर होता है तो सिविलियंस जो है बीच में आते हैं या कहीं ना कहीं वो प्रदर्शन करते हैं, पत्थरबाजी भी करते हैं। तो शायद इस बार सुरक्षा बलों का या तो संयम टूट गया या फिर कुछ ऐसी चूक हुई है कि 6 या 7 लोग जो हैं सिविलियंस भी उसमें मारे गए हैं। बड़ी बुरी खबर है, चाहे देखा जाए एक बहादुरी की भी खबर है, लेकिन अगर सिविलियंस की निर्दोषों की मौत होती है तो इस पर भी कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होंगे। अपने संवाददाता से जानकारी लेते हैं और आपको हम ताजा जानकारी देने के लिए वहां पर ले चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। इशफाक गौर भी हमारे साथ रहेंगे, लेकिन हम पहले कोशिश करते हैं अपने संवाददाता से, ताकि सिप्ते एहसन हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से। सिप्ते एहसन, क्या जानकारी है? और अब तक सुना यह जा रहा है कि 3 आतंकी तो ढेर हुए हैं, जवान भी शहीद हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी मारे गए हैं जो या तो विरोध प्रदर्शन के दौरान बीच में आ गए थे। देखें, जो ये घटना घटी है दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा के एक निकटवर्ती क्षेत्र में मिलिटेंट्स और सुरक्षा बलों के बीच एक मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 मिलिटेंट और 3 मिलिटेंट हताहत हुए और एक सुरक्षाकर्मी भी हताहत हुआ है और एक सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल हुआ है। स्थानीय लोगों और जो इसके निकटवर्ती क्षेत्र के लोग हैं, उन्होंने इस सुरक्षा बलों के ऑपरेशन के विरोध में प्रदर्शन किए, जिसके बीच कथित रूप से प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, जिसमें दसियों लोग घायल हुए हैं। घायलों में अभी तक जो मरने की संख्या है, जो हताहत हुए हैं, वो 8 है। और हमारे साथ इशफाक गौर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं। सिप्ते साहब, आप भी बने रहिएगा और जरा ये देखते हैं जिस तरह से बीच बीच में सिविलियंस खासतौर से विरोध प्रदर्शन करते थे, या तो वो है, क्या देखा जाए इसको, किस एंगल से देखा जाए। एक सुरक्षा बलों की बहादुरी भी है, लेकिन कहीं आपको लगता है इसमें अफसोसनाक खबर भी है क्या? देखिए, बिल्कुल अफसोसनाक खबर है। किसी न किसी तरीके सिविलियन मारे गए हैं और अब हर एक इसको अपने अपने एंगल से देखेगा, लेकिन सिविलियन मारे गए हैं और इंटरनेशनल फोरम पर मैसेज जो गया है वो सही नहीं गया, क्योंकि उमर अब्दुल्ला से लेकर जितने भी अलगाववादी नेता है, सब ने अपने अपने अंदाज में इस खबर को जो है वो लिया है और ट्वीट्स भी किए हैं। लेकिन जहां मिलिटेंट मारे गए हैं, एक पूर्व आर्मी का मैन मारा गया जो आज से कुछ महीने पहले हथियार लेकर भाग गया था, उसे मारा गया है, और ये माना जा रहा था कि टॉप मोस्ट मिलिटेंट कमांडरों को आज मारा गया। लेकिन काफी दिनों बाद इस तरीके का देखा गया कि विरोध प्रदर्शन के बाद 7 सिविलियन जो है वो मारे गए हैं, और ये कहीं ना कहीं दुखद खबर है। और यही वजह है कि जो एक सेट मोशन एक लगा था कश्मीर के अंदर कि शायद अब आहिस्ता आहिस्ता करके हालात पटरी पर आएंगे, विरोध प्रदर्शन कम होंगे, और जिस तरीके से ये सारा सिस्टम चल रहा था, पिछले दिनों हमने देखा था कि काफी एनकाउंटर्स हुए थे लेकिन सिविलियन लॉस कम हुआ था। लेकिन उसके मुकाबले में ये अभी आपने एनकाउंटर ये काफी खतरनाक है। आपने जिस तरह से इंफॉर्मेशन दी है कि एक सेना का पूर्व जो सिपाही था जो हथियार लेकर भाग गया था और आतंकवादी गुटों के साथ मिल गया था, वो भी इसमें मारा गया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखने में आ रहा है जिस तरह से सिविलियंस बीच में आकर पथराव भी करते हैं, प्रदर्शन भी करते हैं, तो सुरक्षा बल और आर्मी क्या करे?
देखिए, आर्मी के पास कोई सेकंड ऑप्शन बचता नहीं है, क्योंकि आर्मी के हाथ में वेपन है AK-47, तो उसके पास आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वहां से टीयर चलेगा या कुछ और चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं कमांड वाला मामला जो है वो CRPF जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ में रहता है, जो बाहर वाला सिचुएशन जो है हैंडल करते हैं। तो ये किस तरीके से इतना ज्यादा भीड़ जमा हुई और उसके बाद ये इतने ज्यादा हालात खराब हुए, इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि अभी तक मैंने यही कहा कि अगर आप पिछले एक महीने के ही एनकाउंटर देखेंगे, जिसमें तकरीबन 12-13 लोग मारे गए थे, आर्मी के अपने मिलिटेंट्स 12-13 मारे गए थे, उसमें सिविलियन कैजुअलिटी काफी कम थी। आपकी विरोध प्रदर्शन हुए थे लेकिन इतने उग्र नहीं हुए थे। आज ये क्या हुआ कि इतने ज्यादा उग्र प्रदर्शन हुए, कहां पर चूक हुई ये देखना पड़ेगा सभी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। एक सेकंड आप बने रहिए, हमारे साथ सिप्ते हसन भी। सिप्ते हसन, जिस तरह से कहा जा रहा है कि प्रदर्शन के दौरान आर्मी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्या लगता है वहां क्या चर्चा है? मैं इससे सहमत नहीं हूं। देखें, अगर आपको एक भीड़ को आपने कंट्रोल करना है तो उसमें लास्ट ऑप्शन जो होता है वो फायर का होता है। फायर तभी खोला जाता है जब आपके नियंत्रण में कुछ नहीं आता है। लेकिन जो घटना घटी है उसमें एक बार फिर अब आप ये देखें, ये कहा जाता था कि शांति बहाल हुई है, और हमारे राज्य के जो गवर्नर है उन्होंने भी कई वक्तव्य जारी किए थे कि अब राज्य में जो है, सिप्ते हसन, अगर ग्राउंड जीरो पर हम तो नहीं थे, लेकिन अब आप ग्राउंड में ये देखें कि पूरे कश्मीर में प्रदर्शनों का क्रम शुरू हुआ है। नहीं, देखिए, अगर एनकाउंटर हो रहा है, और वहां पर बीच में कोई आएगा तो पुलिस क्या करेगी? वो उनको हटाने की कोशिश करेगी या फाइट करेगी? कि दूसरे राज्यों में भी प्रदर्शन होते हैं क्या? प्रदर्शन में पहली बार फायर का उपयोग नहीं होता है। ये कश्मीर ऐसा क्षेत्र है जहां फायर से ही काम लिया जाता है। अगर आप ये कहते हैं कि आम नागरिकों की हत्या को रोकना है तो उसमें स्वयं से काम लेना पड़ेगा। अगर आप स्वयं से काम नहीं लेंगे तो स्थिति कभी भी नियंत्रण में नहीं आएगी। अशफाक, और ये कह रहे हैं संयम से काम लेना होगा, दूसरे राज्यों का ये कंपैरिजन कर रहे हैं। देखिए, मैंने पहले ही ये कहा था कि ये अनफॉर्चुनेट हुआ है जो भी हुआ है, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि 2-3 एनकाउंटर इससे पहले हुए थे, टॉप कमांडर्स मारे गए, सिविलियन लॉस नहीं हुआ। आज के सिविलियन लॉस ने बड़ा सेटबैक किया, क्योंकि पिछले जितना भी चुनावी प्रोसेस चला, जो चीज चले थे, उसके बाद ये उम्मीद लगाई जाती शायद अब थम जाएगा कुछ। लेकिन जिस तरीके से आज 7 सिविलियन की कैजुअलिटी हुई है, ये एक सेटबैक तो है। लेकिन मैंने वही कहा कि कमांड कंट्रोल में जो लोग हैं उन्हें एक बार फिर ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ऑपरेशंस को चलाया जाए। अगर उग्र भीड़ हो जाती है या ऑपरेशंस में वो बाधा डालते हैं तो उसे कैसे रोका जाए। सेक्शन 144 अगर इंपोज थे तो किस तरीके से लोग जमा हुए, ये सारी चीजें हैं जिनको एक बार फिर देखना पड़ेगा और नई स्ट्रेटजी के साथ नए ऑपरेशंस को शुरू करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सिप्ते हसन साहब और अशफाक गौहर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से कहा जाता है दूसरे राज्यों का कंपैरिजन करते हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में अगर एनकाउंटर होता है तो भीड़ बीच में आकर कहीं प्रदर्शन नहीं करती है। कल परसों भी अगर देखा होगा यूपी में भी एनकाउंटर हुए, और जगह भी हुए हैं। अगर क्रिमिनल्स या कोई भी आतंकवादी या खासतौर से जो आर्मी का वेपन लेकर भागा है, अगर उससे एनकाउंटर हो रहा है तो भीड़ अगर बीच में आएगी तो फिर उसे भीड़ कैसे माना जाएगा, यह बड़ा सवाल है। और सुरक्षा बल क्या करेंगे, यह भी बड़ा सवाल है। हालांकि सिविलियंस का जो अगर लॉस होगा उस पर अफसोस जरूर जाहिर किया जाएगा, और यकीनन यह अफसोसनाक खबर है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं उस खबर की जो अयोध्या से आ रही है। यहां के पुराने मंदिरों को अगर देखा जाए, या तो उनको जो जीर्ण हो गए, कमजोर हो गए, या जिनके अंदर किसी भी तरह का नुकसान होने का डर है, उनकी या तो रिपेयर की जाए या फिर उनको गिरा दिया जाए। ये नगर निगम का आदेश है और नगर निगम ने क्या कहा है जरा वो सुनवा देते हैं, और वहां पर लोगों का क्या कहना है, जो स्थानीय निवासी वो क्या कह रहे हैं, पहले वो सुनवा देते, फिर अपने संवाददाता से वहां पर बात करेंगे हम। मतलब कई लोग यहाँ सर्वे में बताया गया कि ये जर्जर हो गया है, इसको आप ध्वस्तीकरण करवाइए, इसमें रहने लायक नहीं, तो हम लोग ध्वस्तीकरण करा रहे हैं। अच्छा, क्या नोटिस वगैरह मिली थी? जी हाँ, नोटिस 2016 से दे रहे हैं। अच्छा, क्या नोटिस में क्या था कि इसकी ध्वस्तीकरण कराई, नहीं तो अगर किसी तरह कोई दुर्घटना हो जिसके जिम्मेदार आप होंगे। एक्चुअली अयोध्या न सिर्फ धार्मिक नगरी है बल्कि बहुत प्राचीन नगरी है, और उसकी प्राचीनता उसके भवनों में स्पष्ट रूप से दिखती भी है। इन भवनों में कुछ की स्थिति तो अच्छी है और कुछ की स्थिति इतनी खतरनाक हो चुकी है। मेरे पूर्वाधिकारियों के द्वारा जो जांचें कराई गई थी उसमें तकनीकी रिपोर्टें लगी हुई हैं जो यह बताती हैं कि वो मकान कभी भी गिर सकते हैं। जी हां, कभी भी गिर सकते हैं। हालांकि अकेले मंदिरों को लेकर नहीं है, शायद कुछ पुराने मकानों को लेकर भी नगर निगम ने ये गाइडलाइन जारी की। दिग्विजय मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं यूपी से, लखनऊ से। दिग्विजय, क्या समाचार है और इसको किस तरह से देखा जाए, खासतौर से अगर मकान या मंदिर पुराने हो गए हैं तो नगर निगम कहता है या तो इनकी रिपेयर कराइए, नहीं तो इनको गिरा दीजिए।
जी खालिद साहब, ये देर आए दुरुस्त वाली हालत है। आए दिनों चूंकि जर्जर इमारतें या मंदिर या किसी, अगर हम पुरानी इमारतों की बात करें तो वो गिर जाती थी, जिससे लोग चोटिल हो जाते थे और कभी कभी जान का भी नुकसान होता था। तो निश्चित रूप से एक ये सराहनीय कदम है जो निगम द्वारा उठाया जा रहा है और ये निश्चित रूप से अयोध्या के साथ ही साथ और भी जगहों को उठाया जाना चाहिए, ताकि जिन लोगों को इससे जान माल का नुकसान होता था या जो लोग अपने बहुत अजीज लोगों को करते थे, कम से कम उससे होने वाले नुकसान जो है वो बंद हो जाएगा। दूसरी बात, जब पुरानी चीजें हटेंगी, नया आएगा तो निश्चित रूप से विकास का जो प्रारूप है वो भी खुलेगा और दौर भी बढ़ेगा विकास का। यानी आपको लगता है कि जो पुराने इमारतें खासतौर से मंदिरों को लेकर है, क्योंकि वहां पर बड़ी भीड़ होती है, बड़ा आयोजन भी होता है, कई बार अगर देखें धार्मिक ओकेजन्स पर वहां पर भीड़ होती है, अगर ऐसा स्टेप है तो लोगों का क्या कहना है? लोग अगर इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या कहीं कोई विरोध प्रदर्शन तो नहीं है? नहीं, अगर बात करें आजाद जी तो विरोधाभास तो है, क्योंकि ये मंदिर जो है ये आस्था का विषय है और लोगों को इस बात से तकलीफ है कि अगर उनके मंदिरों के साथ छेड़छाड़ की जाएगी तो वो लोग इसके लिए चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन अगर हम इमारतों की बात करें या मंदिर में जर्जर इमारतों की बात करें जिससे आए दिनों नुकसान या किसी को परेशानी होती थी, उस परेशानियों से सबक मिलेगा और निश्चित रूप से मंदिर के मूर्ति को नहीं नुकसान किया जा रहा है, मंदिर के प्रांगण को नहीं हटाया जा रहा है। जो जर्जर इमारतें हैं या जहां पे जान माल का नुकसान हो सकता है उसको ध्यान में रख करके राज्य सरकार ये कदम उठा रही है और निश्चित रूप से सराहनीय कदम है। इमारतों की भी अगर हम बात करें तो उसमें भी सराहनीय कदम है, लेकिन जहां तक हम बात करें मंदिरों की, आस्था पर चोट नहीं है, क्योंकि वो मूर्तियों को नहीं हिला रही है, वो मंदिरों की जगह नहीं खाली करा रही, वो सिर्फ आने वाले समय में जो नुकसान हो सकता है उसको पूरा कर रही है। जी, इस लिहाज से भी ये अहम हो जाती है क्योंकि अयोध्या तो खासतौर से मंदिरों को लेकर राजनीति में भी एक तरह से केंद्र बिंदु रहा है। दिग्विजय जी निश्चित रूप से, और हम अगर अयोध्या की ही नहीं, अगर हम संपूर्ण उत्तर प्रदेश की बात करें, हम प्रयाग की भी बात करें या काशी की भी बात करें या गोरखनाथ की भी बात करें, तो निश्चित रूप से मंदिरों को नहीं नुकसान पहुंचाया जा रहा, मस्जिदों को नहीं नुकसान पहुंचाया जा रहा है, सिर्फ उन जर्जर इमारतों को हटा करके उनका पुनर्निर्माण किया जा रहा है ताकि आस्था के साथ साथ लोगों जी बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय। और खासतौर से अगर देखे जाए विकास एक सतत प्रक्रिया है, पुरानी चीजें जब कमजोर हो जाती हैं और कहीं न कहीं खतरा बन जाती है तो उनको हटाकर नई इमारतों की भी बात की जाती। शायद प्रशासन की यही मंशा रही होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं राजस्थान और उत्तर प्रदेश की। राजस्थान में एक दलित अपनी बारात घोड़ी पे लेकर क्या निकला कि लोगों को नाराजगी हो गई, उसकी ठुकाई कर दी गई। ये हाल है उस राज्य का जहां अभी कल मुख्यमंत्री नए बने, लेकिन मानसिकता शायद बदलने में भी टाइम लगेगा। उसके अलावा अगर आप बात करें यूपी की तो बरेली में 2 ऐसी घटनाएं आई हैं, एसिड अटैक का मामला सामने आया। लेकिन बड़ी गंभीर बात यह है कि अपने ही किसी विरोधी को फंसाने के लिए यह एसिड अटैक कराया गया ताकि अपने विरोधी को फंसाया जा सके। और उसके अलावा एक बच्ची जो कई दिन से लापता थी उसके साथ भी काफी हैवानियत का मामला सामने आया। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो हालांकि एक राजस्थान का मामला है और 2 यूपी के मामले हैं, लेकिन दोनों ही जगह खासतौर से यूपी में तो यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर और खासतौर से पुलिस का जो डर है, खाकी का जो डर है या पुलिस के डंडे का जो डर है, वो आखिर क्यों घटता जा रहा है। जरा सुनते तीनों ही लोगों की अलग अलग बात है हालांकि, लेकिन क्राइम से जुड़ी बातें हैं। आप समझ लें कि किस तरह के हालात हैं और किस तरह की मानसिकता और किस तरह आप असुरक्षित होते जा रहे हैं लगातार। एक बच्ची 9 वर्ष की बच्ची है, इसका शव मिला है गांव में के पास ईख के खेत में। तो बच्ची परसों से गायब थी, शाम 4 बजे से घर के बाहर खेल रही थी, उसी समय गायब हुई और आज उसकी डेड बॉडी मिली। प्रथम दृष्टया लगता है कि रेप के बाद जो है हत्या की गई बच्ची की। ये राजकुमारी नाम की महिला है, करीब 30 वर्ष की। ये अपने 10 महीने के बच्चे के साथ और अपनी सास के साथ कमरे में सो रही थी। अर्धरात्रि के बाद में एक व्यक्ति आया और इन पर एसिड डाल गया, जिससे उसका बच्चा और ये झुलस गए। उसमें नामजद FIR है, भगरत नाम के व्यक्ति ने ये एसिड डाला है। सर वो क्या है कि हमारी जो जाटव समाज की बारात वहां से आ रही थी और पूरे गांव में चढ़ाई हो गई थी। चढ़ाई होने के बाद जैसे ही हम रास्ते में कुछ राजपूतों के घर मकान पड़ते हैं तो उन्होंने पहले
राजस्थान से पीड़ित कह रहे हैं कि कुछ राजपूतों के मकान पड़ते हैं। हालांकि हम इस बिरादरीवाद का अंदर नहीं है, लेकिन दबंग और कमजोर की हम बात करते हैं कि उनको ये नागवार गुजरा के एक कमजोर तबके का आदमी घोड़ी पर बैठकर बारात लेकर जा रहा है, उसकी ठुकाई कर दी गई है, पिटाई कर दी गई है, बल्कि कहा जाए तो उसको ये बता दिया गया कि आप अभी पुराने जमाने में जी रहे हो। लेकिन बड़ी गंभीर बात यह कि यूपी पुलिस के जो अधिकारी थे वो सिर्फ सूचना दे रहे थे। वो ये बता रहे थे कि एक बच्ची का शव मिला है और एक घर में घुस के किसी ने तेजाब डाल दिया है। कार्रवाई के बजाय शायद पुलिस पीआरओ की तरह इंफॉर्मेशन देने का काम कर रही है, क्योंकि अगर कार्रवाई समय पर हो तो कम से कम बयान देने के अंदर या सूचना देने के नाम पर यह बताया जाए कि हमने ये गिरफ्तार किया या ये रोक लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। शारिक हमारे साथ जुड़ गए हैं बरेली से, हमारे संवाददाता। शारिक, क्या जानकारी आपके पास? कोई गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है, या सिर्फ इसी को सूचना मानने के पुलिस ने बता दिया कि ये वारदात हुई है? आपको बता दें कि ये विशालगंज थाना क्षेत्र में एक 4 दिन से लापता बच्ची थी, 8 वर्षीय बच्ची थी, जिसका शव जो है खेतों में मिला है। उसके साथ बलात्कार किया गया और उसका फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। 4 दिन से लापता बच्ची को माँ बाप जो है ढूंढ रहे थे और लगातार पुलिस से गुहार लगा रहे थे कि हमारी बच्ची को ढूंढिए। लेकिन आज जो मेन चौंकाने वाली बात यह है कि जब खेत में शव मिला है तो उससे पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने टीमें गठित की हैं और शक है कि गांव के किसी व्यक्ति ने उसके साथ इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया है। यानी आपको लगता है कि सिर्फ पुलिस जो है जब वारदात घट जाती है या अंजाम को पहुंच जाती है या डेड बॉडी मिल जाती है तभी वो एक्टिव होती है? जी, देखिए, पुलिस जो है पहले जो है उनके 4 दिन से जब लापता थी तो वो थानों के चक्कर लगा रहे थे कि हमारी बच्ची को जो है ढूंढिए, तो उनसे कह दिया गया कि अभी 24 तरह से नोएडा के अंदर निठारी मामला हुआ था। जब डेड बॉडियां मिलनी शुरू हुई सैकड़ों बच्चों की, तब पुलिस हरकत में आई है, क्योंकि उस दौरान जब लोग शिकायत लेके जाते थे तो पुलिस तरह तरह के ताने देकर उनको भगा देती थी। बल्कि कई ताने ऐसे हैं जो शायद हम टेलीविजन पे न कह पाए। पुलिस का यह रवैया है, बदला नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं कर्नाटक की, जहां पर एक मंदिर के अंदर जो है प्रसाद खाने से 11 लोगों की मौत हो गई है। पहले जरा सुनते हैं वहां क्या हुआ है, किस तरीके से कर्नाटक का मामला है। और रवि श्रीवास्तव हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए आज भी मंदिर और खासतौर से मस्जिद और मजार जो है वो आस्था की जगह है। यहां प्रसाद खाने का बड़ा रिवाज है, लेकिन कहा जा रहा है कि यहां प्रसाद में जहर शायद मिला दिया था। क्या लगता है कि अब क्या होना चाहिए? क्या प्रसाद खाने से पहले यह भी एक जांच का विषय हो गया? जी बिल्कुल, देखिए अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है कि प्रसाद में क्या मिला था। हाँ, शुरुआती जांच में कहा जा रहा है कि उसमें पेस्टिसाइड हो सकता है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और लगभग 72 लोग जख्मी है बुरी तरह से। आपको ये भी यहाँ जान लेना जरूरी है कि जो सीएम है वहां के कुमारस्वामी, उन्होंने सब मृतकों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है, लेकिन मुआवजे का मरहम से वो लोग कभी लौट कर नहीं आएंगे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। हालांकि खालिद जी, ऐसा ही मामला अभी जून के महीने में नालंदा में भी हुआ था, जब 55 लोग प्रसाद खाने के बाद अस्पताल चले गए। तो अमूमन ऐसा होता है कि जब आस्था के नाम पे कोई हमें कोई चीज देता है तो हम खा जाते हैं। शायद यही हुआ। लोग कह रहे थे कि जो चावल दिए थे उसमें किरोसिन ऑयल की जो खुशबू है या बदबू आ रही थी, लेकिन बावजूद इसके जब आस्था की बात थी तो वो लोग खा लिया, उसके बाद ऐसा हुआ। यानी कुल मिलाकर जैसे अभी पिछले दिनों हमने देखा था रेलवे जो कोचेस थे उसमें पोस्टर लगे थे, छोटे छोटे स्टिकर लगे थे कि किसी अनजान व्यक्ति से प्रसाद ना खाए, क्योंकि गैंग काम करते हैं। बहुत हमने स्टोरी की है, वो दोस्ती कर लेते हैं, फिर प्रसाद खिलाते हैं और बेहोश हो गया या मर भी जाते हैं उसमें कई बार। लेकिन अब ये देखें, आस्था की जगह यहां भी खतरा बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होती, कहना गलत नहीं होगा, लेकिन ये बड़ी खबर है। 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 72 लोग अभी भी जख्मी है, गंभीर हालत में, जिसमें 12 लोग की जान पर आई हुई है। तो ऐसे में अगर इतनी बड़ी घटना हो रही है तो लोगों को सचेत होना चाहिए। आस्था से परे एक बार इस बात की पुष्टि कर लेनी चाहिए कि जो आपको प्रसाद दे रहा है वो कौन है, प्रसाद बना कहाँ है और कौन सा मंदिर है। इन सब चीजों को अगर आप जांचेंगे तो शायद ऐसी घटनाएं से बचा जा सकता है कहीं ना कहीं। लेकिन ऐसा बहुत आसान नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया रवि श्रीवास्तव, क्योंकि जब हम लाइन में लग के प्रसाद लेते हैं तो शायद हमारे जहन में सिर्फ आस्थाएं होती हैं और जो ऐसी बातें होती हैं, दुनियावी बातें नहीं होती है। हम उस टाइम सीधे आध्यात्म से जुड़े होते हैं, लेकिन शायद वो फिर कहीं ना कहीं खतरनाक भी होता है। 2 के पंच में आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।